तो हेलो मेरे छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं थोरैक्स एनाटॉमी में, वो है सेकंड चैप्टर, जिसमें हम बोन्स ऑफ थोरैक्स रीजन को डिस्कस करेंगे। लेकिन बोन्स ऑफ थोरैक्स रीजन को पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसको आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा-सा ये बताने की कोशिश की है आपको कि आप किस सीक्वेंस में इसको पढ़ें, जिससे कि आपको सारे चैप्टर्स एक बार में समझ में आ जाएँ। अब आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं, हाउ टू स्टडी एनाटॉमी ऑफ थोरैक्स। तो यहाँ पर थोरैक्स की स्टडी करने के लिए आपको अपने थोरैक्स रीजन को 2 तरीके से डिवाइड कर लेना है पढ़ने के लिए। पहला है थोरैसिक वॉल, ठीक है? थोरैसिक वॉल और दूसरा है थोरैसिक कैविटी। यानी थोरैसिक वॉल क्या है? आपके पूरे थोरैक्स रीजन में जो आपके बोन्स से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, उसको बोला गया है थोरैसिक वॉल। और ये थोरैसिक वॉल के अंदर का जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के बारे में आपको पता है कि ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। क्योंकि दोनों तरफ मेन ऑर्गन कौन से रहते हैं? हमारे लंग्स रहते हैं। क्या रहते हैं? लंग्स। और बीच में रहता है हमारा हार्ट। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। और जो लंग्स हैं, वो लंग्स भी अपने आप में एक कैविटी में रहते हैं कि कवरिंग को बोलते हैं, लंग्स की कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरा। लंग्स की जो कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी और प्लूरल कवरिंग। तो प्लूरा से जो लंग्स कवर रहते हैं, वो उसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्लियर? और उस कैविटी को जिसमें लंग्स रहता है, उसको बोलते हैं प्लूरल या पल्मोनरी कैविटी, क्लियर? ये दोनों तरफ होता है मीडियास्टिनम के, जिसमें हमारा लंग्स रहता है। अच्छा, एक बात और कि कई बार हम सोचते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड हैं, वो लोकेटेड होती हैं थोरैक्स रीजन पर। लेकिन हम इनको डिस्कस करते हैं अपर लिम्ब एनाटॉमी में, पेक्टोरल रीजन के साथ। क्योंकि पेक्टोरल मसल थोरैक्स की मेन मसल है सामने से देखने पर, तो उस मसल के ऊपर इसकी पोजीशन होती है, तो इसको हम बेसिकली अपर लिम्ब के साथ पढ़ते हैं, ना कि थोरैक्स। यहाँ पर हम बेसिकली थोरैक्स के अंदर के मटेरियल को देखते हैं, ठीक है? थोरैक्स वाले टॉपिक में थोरैक्स के सरफेस पे बाहर क्या चेंजेस हैं, उनसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं थोरैक्स के अंदर, क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वॉल ऑफ थोरैक्स। तो वॉल ऑफ थोरैक्स या थोरैसिक वॉल जिसको हम बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए आप, थोरैसिक वॉल, ये क्या है बेसिकली? ये बनता है आपका थोरैसिक केज से। ये केज क्या है? ये वो स्केलेटन है जिसमें डिफरेंट टाइप की बोन्स, जैसे सामने की तरफ स्टर्नम, साइड में रिब्स और थोरैसिक वर्टिब्रे होती हैं। ये तीनों बोन्स मिलकर, है ना, इनका ग्रुप मिलकर बनाता है थोरैसिक स्केलेटन या थोरैसिक केज। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये इनर मोस्ट बोनी फ्रेमवर्क है। फिर इन रिब्स के बीच में, तो रिब्स का दूसरा नाम क्या था? कोस्टा, ठीक है? तो इन रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, हम उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। इस इंटरकोस्टल स्पेस में होती है मसल्स। मसल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, थोरैसिक वॉल करके जो थर्ड चैप्टर शुरू होगा। क्योंकि चैप्टर तो लिखे गए हैं दूसरे तरीके से, लेकिन वो पढ़ते समय हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए ये सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ आपको, इसी सीक्वेंस में आप पढ़ें, ठीक है? आज की जो वीडियो पढ़ाऊंगा मैं, वो पढ़ाऊंगा थोरैसिक केज के स्केलेटन के बारे में। उससे अगली जो सेकंड या थर्ड चैप्टर के बाद जो थर्ड चैप्टर आएगा, वो शुरू होता है इंटरकोस्टल स्पेस के साथ, लेकिन उसका नाम होता है थोरैसिक वॉल। तो थोरैसिक वॉल कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। वॉल आपको पता है ईंट से नहीं बनती, केवल ईंट से नहीं बनती, ईंट के साथ मसाला लगा रहता है, ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है, फिर इसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, फिर उसके ऊपर पीओपी की कोटिंग की जाती है, फिर कलर किया जाता है, तो मल्टीपल लेयर्स होती है, ठीक है? तो इसी तरीके से इंटरकोस्टल स्पेस में क्या लगी है? हमारी मसल्स। तो ऐसा नहीं है कि थोरैसिक केज के ऊपर मसल नहीं है, लेकिन हम उनको कंसीडर ना करके मेनली मसल्स स्पेस, जो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि वही हमारे बेसिकली रेस्पिरेशन में काम आने वाली है। अब इस मसल के लेयर्स के बीच में आपको इंटरकोस्टल नर्व मिलेगी, ब्लड वेसल्स मिलेंगी, लिम्फेटिक्स मिलेंगी। कहाँ पर? मसल्स की लेयर्स के बीच में, जो इंटरकोस्टल स्पेस को कवर किया हुआ है, ठीक है? फिर बाहर की तरफ आपको स्किन मिलेगी, स्किन के नीचे और मसल के बीच में आपको सुपरफिशियल और डीप फेशिया मिलेगा। तो इस तरीके से स्किन कैसी हो गई? आउटर मोस्ट लेयर हो गई, और जो बोन्स हो गई, वो इनर मोस्ट कंपोनेंट हो गया थोरैसिक वॉल का। इसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है, ठीक है? चलिए, तो अब हम पहला टॉपिक जो डिसाइड कर रहे हैं, जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में,
वो है हमारा थोरेसिक स्केलेटल, और थोरेसिक स्केलेटल बना होता है बोन्स से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ब्लू कलर से जो दिखाया गया है वो रिब्स हैं, जो येलो कलर से दिखाया गया है वो कोस्टल कार्टिलेज है, जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये है आपका स्टर्नम, और जो व्हाइट कलर से दिखाया गया है वो है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन यहाँ पर पूरा वर्टिब्रल कॉलम नहीं पढ़ना होता, केवल थोरेसिक वर्टिब्रे की बारे में पढ़ना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बोन्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो स्टर्नम, 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड 12 थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है? रिब्स अलोंग विद कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है? ये याद रखना है। तो टोटल ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब हम एक-एक करके एक-एक बोन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी फीचर्स, उसकी एप्लाइड एनाटॉमी, सब चीज़ें। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारी पहली बोन जिसका नाम है स्टर्नम। देखिए, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये एक इलोंगेटेड फ्लैट बोन है जो लोकेटेड होती है कहाँ पर? एंटीरियर मीडियन पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक रेड कलर से जो बोन दिखाई गई है वो है स्टर्नम, और वो अगर आप पूरे थोड़े से केज में देखें तो वो सामने की तरफ है। इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। स्टर्नम रिजेंबल्स द डैगर। डैगर मान लीजिए छोटे साइज का चाकू, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है? स्टर्नम, और यह कह सकते हैं स्मॉल सोर्ड इन द शेप, और ये रिप्रेजेंट करता है एक हैंडल, ब्लेड और पॉइंट ऑफ द सोर्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है? तो यहाँ पर आपको हैंडल दिख रहा है, ठीक, और आपको क्या दिख रहा है? ब्लेड दिख रहा है, और ब्लेड का पॉइंट दिख रहा है एक तरीके से। तो इसको हम मान सकते हैं कि कैसा दिखता है? डैगर जैसा या छोटे साइज की तलवार जैसा। ठीक, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चरल फीचर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्टर्नम। तो देखिए, स्टैंडर्ड टर्म जो यूज होता है एनाटॉमी में, तो ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है उसको मैं बोलता हूँ मेनुब्रियम। यानी स्टर्नम के भी 3 पार्ट है। ब्लू कलर से जो दिखाया गया वो है बॉडी, और पर्पल कलर से जो दिखाया गया वो है ज़ीफर्ड प्रोसेस। मेनुब्रियम का अल्टरनेटिव नेम कुछ बुक्स में लिखा होता है एपिस्टर्नम, बॉडी को बोलते हैं मीजोस्टर्नम, और ज़ीफर्ड को बोलते हैं मेटास्टर्नम। तो मेनुब्रियम रिप्रेजेंट करता है हैंडल को, है ना? अगर मैं शेप को किसके साथ मानूं? इस डैगर के साथ, है ना? तो ये हैंडल को, बॉडी ब्लेड के साथ, और जो टिप होती है चाकू की या डैगर की उसको मैं बोलता हूँ ज़ीफर्ड प्रोसेस। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि मेनुब्रियम पर आपको मिलती है क्लेविकुलर नॉच। क्लेविकुलर नॉच मतलब जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी क्लेविकल बोन अटैच हो रही है, तो ये जो डिप्रेशन है इस पर जहाँ ये जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं क्लेविकुलर नॉच। बॉडी पर आपको रिब्स के अटैचमेंट की साइड मिलेंगी यहाँ पर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दोनों साइड, ठीक है? 2 टू 7 नंबर और रिब्स की। और ज़ीफर्ड प्रोसेस अटैचमेंट देता है किसको? डायफ्राम को, एंटीरियरली डायफ्राम को। लेकिन कुछ कोस्टल कार्टिलेज भी देता है। लेकिन अगर एक एक्सक्लूसिव फीचर पूछी जाए कि किस रीजन से क्या अटैच होता है, तो ज़ीफर्ड प्रोसेस आपको पता होना चाहिए वहाँ पे। इंटरनल सरफेस से उससे डायफ्राम का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल फीचर्स। अगर आप नोटिस करते हो अपने हाथ में इसको पकड़कर, है ना? तो देखते हो कि अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज ब्रॉड एंड थिक। ब्रॉड, और कैसा है? थिकनेस देखिए आप। इस वाले व्यू में आपको लेटरल व्यू में क्या दिखेगी? थिकनेस, और यहाँ क्या दिखेगी? ब्रॉडनेस। ओके। लोअर पार्ट इज थिन एंड पॉइंटेड, बिल्कुल थिन है और पॉइंटेड है। एंटीरियर सरफेस इज स्लाइटली रफ एंड कॉन्वेक्स। तो अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉन्वेक्स है, ठीक है? और ये पीछे की तरफ क्या है? कॉनकेव। साइड व्यू में पता चलता है हमको, है ना? और पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ एंड स्लाइटली कॉनकेव। तो ये कॉनकेविटी आपको दिख रही है। तो ये तो है जो आप नेकेड आई से अपने हाथ में इस बोन को पकड़कर आसान से फील कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की, ठीक है? या साइड डिटर्मिनेशन जब पूछा जाता है तो कैसे बताएंगे वाइवा में? तो देखिए, नेचुरल एनाटॉमिकल पोजीशन जो स्टर्नम की है, तो जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर होगा? मिड लाइन ऑफ चेस्ट पे प्रेजेंट होता है। ऑब्लिकली टिल्टेड स्लाइटली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। टिल्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। साइड व्यू में देख पा रहे हो? शेप इज स्लाइटली कॉन्वेक्स ऑन द फ्रंट एंड कॉनकेव इन द बैक।
यहाँ पे देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्सिटी आपको शेप में साफ नज़र आ रही है लेटरल व्यू में, ठीक है? बेसिकली लेटरल व्यू में आप बहुत कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं। लेवल की बात करेंगे तो इट एक्सटेंड फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली द लेवल ऑफ T2 वर्टिब्रे टू द T10 वर्टिब्रे। तो आप मान के चलिए कि आपका ये जो स्टर्नम है और पीछे की तरफ आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, तो जो T2 वर्टिब्रा है, T3, T4, T5, T6, T10 जो है, उससे अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और T2 से, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में ये कहीं एग्ज़िस्ट करता है। अगर इसकी लेवल चेक की जाए इन रिलेशन टू वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो गई इसकी एनाटॉमिकल पोज़ीशंस जो आपको देखनी है। फिर आपके बात करते हैं एक्सटर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुईस। ये हमने सरफेस फीचर्स में या सरफेस एनाटॉमी में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ हम और डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो मेनुब्रियम जो है, मान लीजिए वो 180 डिग्री का एक लाइन बनाता है ना? मेनुब्रियम से 180 डिग्री सेंट्रल एक्सिस पास होती है और जो आपका बॉडी ऑफ स्टर्नम है, वो लिटिल बिट स्टर्नम जो कैसा रहता है? सीधा होता है। तो ये इससे एक एंगल बनाता है, ठीक है? एंगल कितना बनाता है? अगर ये स्ट्रेट होता तो कितना बनता? स्ट्रेट होता तो ये 180 बनता। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेनुब्रियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम डू नॉट सिट इन परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। होना यहाँ चाहिए था, ठीक है? लेकिन है कहाँ पर? टिल्टेड है अंदर की तरफ। इंस्टेड दे मीट एट एंगल ऑफ 163 डिग्री। कितना डिग्री? 163। बिकॉज़ दिस एंगल इज़ नॉन 180, इट क्रिएट्स अ स्मॉल जॉइंट दैट मूव्स स्लाइड व्हाइल यू ब्रीथ। तो ये जो जॉइंट है, कौन-सा जॉइंट? मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। कौन-सा? मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ये थोड़ा बहुत मूवमेंट प्रोवाइड करता है इसको। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ब्रीथ इन, द एंगल इंक्रीज स्लाइटली एज योर चेस्ट एक्सपेंड। ठीक है, ये एंगल जो है बढ़ जाता है। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन और ब्रीथिंग आउट, द एंगल विल डिक्रीज एज योर चेस्ट रिलैक्स। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है। अब लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है एंगल? एट द लेवल ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पर क्या अटैच होता है आपका? सेकंड रिब अटैच होती है, आधी मेनुब्रियम के साथ और आधी बॉडी के साथ। अब इसको जानने का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि इसको हम मानते हैं एक तरीके का लैंडमार्क टू काउंट द रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेस। इन सब की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमें ईसीजी की लेड जो है आपकी चेस्ट पर लगानी पड़ती है ना? क्लिनिकल सेटअप पे, और हमें स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेशन पता करना होता है उस इंटरकोस्टल स्पेस से। दूसरा, इट मार्क्स द लेवल ऑफ T4 T5 जॉइंट और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्योंकि ये कहाँ से पास होता है? T4 T5 से स्ट्रेट लाइन। ये लाइन कहाँ जाएगी? T4 T5। जबकि ऊपर वाला हिस्सा कहाँ था? T2। और नीचे वाला कहाँ था? T10। थोरेसिक 10 वर्टिब्रे से मैच करता था। ठीक है। इट आइडेंटिफाई द ट्रांसथोरेसिक प्लेन where the trachea bifurcate or split into the bronchi and where the aortic arch begins and ends। तो आपको पता है कि आपका जो लैरिंक्स है वो आगे जाके ट्रेकिया बनता है और ट्रेकिया डिवाइड होकर ब्रोंकस बनता है। तो ये जिस पोजीशन में डिवाइड होता है वो होती है T5। ठीक है। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो इसका रिलेशन कहाँ से है? हमारे हमारे मेनली मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट से है, जिसको हम स्टर्नल एंगल भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच, या एंगल ऑफ लुईस भी बोलते हैं। ऊपर मेनुब्रियम है और नीचे बॉडी है। क्लियर? तो इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पार्ट्स ऑफ द स्टर्नम डिटेल में।